आवाज आ रही है कनक? आवाज आ रही है? आ रही है दी, आ रही है। अच्छा अच्छा, बुला लो कौन कौन आ रहा है। मैंने मैसेज तो कर दिया, कल्पना को भी, चंचल को भी। एक मैंने एक रिप्लाई एक नहीं दिया। एक एक बार कॉल कर दो, बोले कि ना ये सेक्शन 4 से कंटिन्यू करेंगे। आज तो 15-20 सेक्शन इंक्लूड हो जाएंगे उसमें, सेक्शन अच्छा, 4 कॉल से। कर। हाँ कॉल करो, इम्पोर्टेंट होगा फिर ये वाला, फिर छूट जाएगा। ठीक है, चैट तो आया है किसी का। अच्छा मैंने किया है। ओके ओके, कॉल कर लो एक बार ही सबके पास। वेट कर रही हूँ एक बार, ठीक है। दी कर दिया, दोनों को कॉल आ रही है, ज्वाइन कर रही है। कल्पना को भी अच्छा कर अच्छा, दिया, आ ठीक है गई ठीक है। चंचल, और कल्पना भी ज्वाइन कर रही है। ठीक है, मैं एक बार और देख लेती हूँ कोई उसमें तो नहीं आया इनविटेशन में, फिर 5 मिनट में स्टार्ट करती हूँ, 2 मिनट में कर लेती हूँ, आने दो। ओके। ठीक है। ओके जी, ठीक है। आऊंगी। कौन कौन ज्वाइन हो गया? कल्पना भी आ चंचल गई अपना क्या? अनम्यूट कर लो चंचल। कौन कौन आ जाइए, एडवोकेट के आगरा के नाम से कौन है? आगरा चंचल नहीं, आ गई। कल्पना है, कल्पना। कल्पना। अच्छा ठीक है, सब अपनी अपनी फोटो लगा लो ताकि मुझे पता चले कौन कौन है। ठीक है, स्टार्ट मेरी कर देते हैं फिर। वीडियो ऑफ कर रखिए। पता नहीं क्या हो गया मेरे में, अभी तुम लोगों को कॉल किया है ना मैंने, ऑन है दोबारा वीडियो। से उसको रिकनेक्ट करो। हाँ हो गया, ऑन हो गया, ऑन हो गया। ठीक है भाई। एक एक कल्पना का ऑन नहीं हुआ है। कल्पना आवाज आ रही है मेरी? कल्पना आवाज आ रही है? स्टार्ट करो। हाँ, मेरे को तो आ रही है। कल्पना आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। अच्छा, कनक
हाँ आ कनक रही आवाज है। कनक। अच्छा आ रही है दी। ठीक है, तो हमने सेक्शन, कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। सेक्शन हमने कर लिया था थर्ड, चैप्टर दोबारा से सेकंड रिवाइज। स्टार्ट होगा। चैप्टर फर्स्ट में हमने चल रहे थे, अभी कंप्लीट कहाँ हुआ था चैप्टर फर्स्ट। कंक्लूसिव प्रूफ वाला अब चल रहा था ना हाँ लास्ट। हाँ, अभी ये अभी इन हाँ सेक्शन कनेक्ट करेंगे ना इससे। ये हाँ, पीछे से किसी की वॉइस ब्रेक हो रही है, किसी मैं की माइक वॉइस ऑफ आ कर रही है, दूँ बैकग्राउंड वॉइस आ रही है। हाँ कर दो। है ना, मैं माइक ऑफ कर दूँ क्योंकि यार टीवी चल रही है ना। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? आगे बढ़ूं? सेक्शन 4 की तरफ हम पढ़ रहे थे, ठीक है। कॉपी पेन निकाल लो, बेरेक निकाल लो। कल्पना को आवाज आ रही है? हाँ आ रही कुछ है। बोले। तो तुम्हारा वीडियो अरे क्यों नहीं अपना ऑन है? एक वीडियो ऑन कर लो। वीडियो पे टच करके वीडियो ऑन कर ले कल्पना। हाँ हो गई। क्या? कॉपी पेन निकालो। आज हम सेक्शन 4 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 4 को जो है हम सेक्शन से अंजलि कनेक्ट छुड़ा करके देगी। फिर पढ़ेंगे, ठीक है। अंजलि पीछे का वॉल्यूम आ रहा है किसी के उसमें, बंद चंचल करवाओ चंचल टीवी। के चंचल बहन उठ के कहीं और हाँ चली जा, या फिर वॉइस अपना बंद रख ले। चंचल ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। मे प्रेज्यूम, शैल प्रेज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ, ठीक है। ठीक है तो भैया। सेक्शन 4 जो है मे प्रेज्यूम की बात करता है, शैल प्रेज्यूम की, और कंक्लूजन प्रूफ की बात करता है। तो मे प्रेज्यूम का मतलब क्या है? मे प्रेज्यूम का मतलब है कि कोर्ट तब तक प्रूफ के लिए, यानी मे प्रेज्यूम है कोर्ट बाउंड नहीं है। कोर्ट को जब चाहे वो प्रूफ एविडेंस को प्रूफ करने के लिए बुला सकती है, और जब चाहे कोर्ट उसको बुला सकती है। मेन उसका ये है, मे प्रेज्यूम में क्या है, ना तो कोर्ट बाउंड है, न ही वकील बाउंड है। कल्पना फिर गायब हो गई, ठीक है। तो एक बार कल्पना पढ़ के साथ लेते नेट हैं। इशू रहता है शायद। Whenever it is provided by this act, the court may presume a fact, may either regard such fact as approved unless and until it is disproved। ये कह रहा है कि presumption of fact ये है कि कोर्ट प्रिज्यूम करेगी किसी फैक्ट को, या तो कोर्ट फर्दर एविडेंस के लिए बुला सकती है कि भाई ये एविडेंस जो है तुमने दिया है इसको आके प्रूफ कर दो। जब तक कोर्ट को सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तब तक वो क्या करेगी, वो ये प्रेज्यूम करेगी कि ये प्रूफ भी हो सकता है, ये डिस्प्रूव भी हो सकता है। यानी कोर्ट बाउंड नहीं है कि उसको प्रूफ ही कर कि आप दोबारा डिस्प्रूव नहीं कर सकते। कोर्ट बाउंड नहीं है। कोर्ट की परमिशन, कोर्ट को लगता है कि दोबारा इस बंदे को एविडेंस के लिए बुलाया जाना चाहिए, तो कोर्ट उस बंदे को फर्दर एविडेंस के लिए बुला लेगी। और इसके अंदर कौन कौन से सेक्शन आते हैं वो अंडरलाइन कर लो। सेक्शन 86 से लेके सेक्शन 90A, 86, 87, 88, 88A, 90, 90A, 107, 108, 113 एंड 114, ठीक है। 107 मे प्रिज्यूम 107, 108, 113, 114। एपीओ में यही पूछ लेगा इनमें से कौन सा मे प्रिज्यूम है, इनमें से कौन सा सेल प्रिज्यूम है। तो ये आपका इंडेक्स बेस बन गया क्वेश्चन, ठीक है। या ये पूछ लेगा किसी की किसने क्या मुझे लगा क्या किसी क्वेश्चन की पूछते हो, रिक्वेस्ट बताओ आ रही है। क्या नहीं आ रही नहीं है। मुझे उसमें आप चेक करना एक बार। एक मिनट चेक करती, किसी की आ रही है रिक्वेस्ट। एक नोटिफिकेशन आया एक था। मिनट, अच्छा देखती हूँ। नहीं मेरे पास तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। चलो ओके। कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप ही ज्वाइन हो जाएंगे क्योंकि 5 लोग ऐड हैं इसमें, ठीक है। उससे ज्यादा किसी ने इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी है। तो मे प्रेज्यूम का मतलब समझ में आ गया कि कोर्ट बाउंड नहीं है, ना वकील बाउंड है। अगर वकील ने कोई भी एविडेंस दिया है, अगर उसको फर्दर एविडेंस दिखाई दे रहा है, तो वो कोर्ट को क्या करेगा, कोर्ट की परमिशन लेगा और बोलेगा कि मुझे दूसरा एविडेंस देना, या एविडेंस में कमी थी, या कोर्ट को लगता है कि एविडेंस झूठा है या एविडेंस प्रॉपर नहीं था, तो कोर्ट उसको बुला के बंदे को फर्दर एविडेंस के लिए कॉल कर सकती है। यानी इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, डिस्प्रूव।
कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है, तो मैंडेटरी नहीं है, कोर्ट बुला सकती है। तो इससे रिलेटेड सेक्शन देख लेते हैं। बेरेक पे पहुंच जाओ पीछे, 86 निकाल लो, सेक्शन 86 मे प्रिज्यूम में सेक्शन 86 निकाल लो। निकाल लिया? बहुत गए सारे लोग 86 सेक्शन पे। प्रिज्यूम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड, यानी ये कह रहा है कि फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड की जो कॉपी है, सर्टिफाइड कॉपी तो आप जानते हो, जैसे मान लो हमने क्या किया, नकल सवाल डाल के हम क्या निकालते हैं, उसकी कॉपी निकालते हैं, उसको सर्टिफाइड करा लेते हैं। वो सर्टिफाइड कॉपीज, अगर वो कॉपी फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड है, यानी किसी का पेज पलटने की आवाज आ रही है, थोड़ा दूर रखो, ठीक है, डिस्टर्बेंस होता है इससे। तो क्या होगा, जैसे फॉरेन स्टेट से कोई भी अगर रिकॉर्ड आया है, उस रिकॉर्ड को हम क्या कर रहे हैं, उसकी सर्टिफाइड कॉपीज ला रहे हैं। तो इंडियन कोर्ट को ये परमिशन है, यानी उसको डिस्क्रिशनरी पावर है, वो अगर चाहे तो उसको एज ए प्रूफ मान ले, प्रिज्यूम करेगा, वो कर सकता है इसको एक्सेप्ट, और वो नहीं भी कर सकता है। समझ में मतलब आया कि ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। क्या है? सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड, ये ध्यान रखना है। तो 86 में क्या है? फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड, एफ। जो भी हम सीक्वेंस याद करते हैं सेक्शन का, वो हमेशा अल्फाबेटिकली याद करेंगे, ठीक है। तो एबीसीडी में एफ आया तो एफ पहले आया, यानी फॉरेन क्या हो गया? जुडिशियल रिकॉर्ड। तो क्या होगा? कोर्ट इसको प्रेज्यूम कर सकता है, मे बी प्रेज्यूम, यानी कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। अगर उसको लगेगा कि जुडिशियल, ये फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड है, ये झूठा है, तो उसको वो चेंज, वो एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। कोर्ट की पावर है ये। कोर्ट की क्या है? प्रिज्यूम क्या करेगा? जनरली वो प्रिज्यूम ये करेगा, ये जेन्युइननेस भी हो सकता है, भाई फॉरेन कंट्री के जज ने दिया है तो ये इसकी जेन्युइनिटी होगी, बढ़िया होगा, ये रियलिटी होगी, एक्यूरेसी भी ठीक होगी। अगर इसके लिए लगता है उसको कि दूसरा एविडेंस कोई आना चाहिए इसको प्रूव करने के लिए, तो कोर्ट उसको मंगवा सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड से कोई आर्बिट्रेशन अवार्ड आया, ठीक है, आर्बिट्रल अवार्ड आया, कोई भी उसका फाइनल डिसीजन आया, फाइनल डिसीजन इंडियन के अगेंस्ट में आया, और वो जेन्युइन था और एक्यूरेसी भी थी उसमें डिसीजन में, लेकिन कोई इंडियन बंदा आके बोलता है कि नहीं नहीं इसके अगेंस्ट में एक और एविडेंस है, तो कोर्ट उस एविडेंस को बुला सकती है, यानी इट्स अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट, ठीक है। 86 टॉक्स अबाउट फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड। नेक्स्ट हम चलते हैं 87। ये आप पढ़ लेना अंदर से, मैंने ओवरव्यू बता दिया आपको क्या करना है। सेक्शन 86 क्या कहता है, किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, यानी ये फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड है। क्या प्रिज्यूम्पशन है? कोर्ट में प्रिज्यूम, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट चाहे तो फर्दर एविडेंस के लिए इसको बुला सकता है। क्या प्रिज्यूम कर रहे हैं इसमें? प्रिज्यूम्पशन ऑफ व्हाट? प्रिज्यूम्पशन ऑफ जेन्युइननेस एंड एक्यूरेसी। क्या एक्यूरेसी है, क्या जेन्युइननेस, ठीक है। इसका जो नोट्स है मैं डाल दूंगी उस पे, स्टडी मटेरियल पे, आप देख लेना। अब हम चलते हैं 87 सेक्शन पे। 87 टॉक्स अबाउट बुक्स, मैप एंड चार्ट। उसको प्रिज्यूम कर रहा है, यानी कोई भी बुक आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कोर्ट के आगे, कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड कर रहे हो, यानी पब्लिक और जनरल इंटरेस्ट कर रहे हो। जैसे मान लो पब्लिक ने कोई चंदा इकट्ठा करने के लिए बुक बनाई है, और एक बंदा आके कहता है कि मैंने 1000 रुपए चंदे में की बुक में दिए थे, आप चेक कर लो। दूसरा कहता है कि नहीं नहीं ये उस डेट में नहीं था, इसको बैक डेट में ऐड किया गया है। तो कोर्ट की पावर है, कोर्ट इसको प्रिज्यूम्पशन में रखे या न रखे, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। तो बुक हो गया, और इसमें क्या है, कोई भी मैप और चार्ट पब्लिश होता है, तो वो भी क्या आ जाएगा, वो एक कोर्ट की जेन्युइननेस के बेसिस पे है कि बुक कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि बुक जो है, बुक वाज रिटन एंड पब्लिश्ड बाय द ऑथर। जैसे मान लो कोई बुक है मार्केट में निकली, मान लो एविडेंस की कोई बुक मार्केट में निकली है, तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि ये एविडेंस की बुक यूनिवर्सल डिपार्टमेंट ने इसको पब्लिश किया है, ठीक है। इसके अगेंस्ट में मान लो कनक पहुंच गई कि नहीं नहीं ये तो यूनिवर्सल ने नहीं, ये तो किसी और ने किया है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आएगा? कनक के ऊपर। कनक बताएगी ना फिर उसको
क्योंकि कनक बोल रही है कि नहीं नहीं ये यूनिवर्सल है, तो कोर्ट इसको बोल देगा हाँ हाँ ठीक है तुम फर्दर एविडेंस कोई ले आओ, मैं जब तक डिस्क्रिशनरी पावर है, जब तक कोई एविडेंस नहीं आएगा जब तक मैं इसको मान लूंगा, ये प्रिज्यूम कर लूंगा कि ये सही है। फर्दर कोई एविडेंस आ गया और उसके अगेंस्ट में आ गया तो मैं मेरी पावर होगी कि मैं इसको एक्सेप्ट करूं या ना करूं। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मैं प्रिज्यूम में, ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट चाहे तो फर्दर एविडेंस के लिए बुला सकती है। तो क्या किस टाइप के डॉक्यूमेंट होंगे 87 में? बुक, पब्लिश मैप और चार्ट। कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा? कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि बुक रिटन लिखी गई थी और वो किसके द्वारा पब्लिश हुई थी? वो ऑथर के द्वारा पब्लिश हुई थी। एंड एट द टाइम और प्लेस बाय द पर्सन हु प्रपोज टू हैव बीन रिटन और पब्लिश, जिस पर्सन के द्वारा वो लिखी गई या पब्लिश करी गई उसका नाम। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखना है आपको। उसके बाद हम सेक्शन 88 की तरफ चलते हैं। आपको टिप्स पे क्या याद रखना है? मे प्रिज्यूम में कौन कौन से सेक्शन है? 86 से लेके 90A तक, फिर 107, फिर 108, फिर 113 और 130, 140। ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं, किसी भी कोई भी एग्जाम में बैठोगे कि इस सेक्शन का किससे लिंक है, तो मे प्रिज्यूम इनमें से कौन से है ये भी पूछ लेगा। टेलीग्राफिक मैसेज इज अ प्रिजम्पशन एज टू टेलीग्राफिक मैसेज इज एन, इनमें से किसका सेक्शन है? तो सेक्शन दे देगा 86, 87, 88, आपको क्लिक करके देना। या फिर ये पूछेगा इनमें से कौन सा मे प्रिज्यूम नहीं है और ये सारे दे देगा, इसमें से एक सेल्फ प्रिज्यूम का रख देगा। क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया? अब हम बात करता है 88 प्रिजम्पशन एज टू टेलीग्राफिक मैसेज, यानी डॉक्यूमेंट किस टाइप का है? टेलीग्राफिक मैसेज, यानी कोई मोबाइल से मैसेज भेज दिया, मोबाइल से कोई मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, कल्पना ने कर दिया कनक को या चंचल को या मुझे कर दिया कोई भी, और वो थोड़ा भड़काऊ मैसेज था और मेरे पास आया या किसी के पास भी आया, मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मुझे मैसेज मारने की धमकी दी है, तो तब तक क्या होगा? कोर्ट जो है वो जब तक उसको प्रूफ नहीं किया जा सकता तब तक कोर्ट मानेगी कि हाँ हो सकता है ये सही है। प्रिजम्पशन कोर्ट का रहेगा जब तक कोई फर्दर एविडेंस ना आ जाए। ठीक है, तो मैसेज फॉरवर्डेड इज मैसेज डिलीवर्ड, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक यानी टेलीग्राफिक मैसेज जो है वो एक टाइप का डॉक्यूमेंट सेक्शन 88 में दे रखा है। बस आपको कुछ नहीं पढ़ना, अंदर बिल्कुल मत घुसो, पॉइंट निकालो और वहां से एक पॉइंट याद रखो। 88 टेलीग्राफिक मैसेज की बात करता है, 86 फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड की बात करता है और 88 A की तरफ। अगर हमने टेलीग्राफिक मैसेज की बात की है तो हमने बहुत पुरानी बात, आज के टाइम में तो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है, व्हाट्सएप और फेसबुक है। आज के टाइम में हम बात नहीं कर रहे कि टेलीफोन से हमने मैसेज किया या डायरेक्ट हमने मोबाइल से मैसेज किया, हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक मैसेज की बात कर रहे हैं। तो कोई इलेक्ट्रॉनिक मैसेज हमने अगर रिसीव किया है या हमने उसको डिलीवर किया है तो कोर्ट मानेगी कि ये मैसेज जो है फॉरवर्ड हुआ है इस मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे। ठीक है, जब तक फर्दर कोई एविडेंस ना आ जाए वो एज अ प्रूफ इसको मानेगी। तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी? मैसेज फॉरवर्डिंग इज मैसेज डिलीवर्ड। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है ये हमारा 88A। ये पूछ सकता है ये कब अमेंडमेंट में आया, ये याद रखना है। सेक्शन 2 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के थ्रू ये आया अमेंडमेंट आया एक्ट 2000। ठीक है, सेक्शन 2 में ये कनेक्ट हुआ 88A। क्या था? इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, एक्टिविटी का इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि पहले टेलीफोन आए थे उसके बाद मोबाइल आई थी, इस सीक्वेंस में याद रखना है। 89 प्रिजम्पशन एज टू ड्यू एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट प्रोड्यूस, यानी ये जो 89 है ना, ये दो पार्ट की बात करता है। ये प्रिजम्पशन मे प्रिज्यूम की भी बात करता है, सेल्फ प्रिज्यूम की भी बात करता है, लेकिन ज्यादातर पार्ट इसका सेल्फ प्रिज्यूम का है तो इसको हम छोड़ देते हैं। 89 हमारा सेल्फ प्रिज्यूम का पार्ट है, मे प्रिज्यूम का पार्ट नहीं है, तो इसको गोला बना लो। 89 हमारा सेल्फ प्रिज्यूम का है, जब सेल्फ प्रिज्यूम आएगा तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं 90 प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट 30 years ओल्ड, 30 साल पुराने डॉक्यूमेंट। अगर 30 साल पुराने डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं प्रॉपर कस्टडी से, यानी एक पर्टिकुलर केस है कोई, उस केस में माना जा रहा है कि
इस केस की रजिस्ट्री दिखाओ या इस चीज का परिणाम दिखाओ, वो क्या है 30 साल पुराना है। इसलिए कोर्ट जब तक वो उसको वैलिड मानेगी जब तक वो शो करेगा, यानी वो डेट दिखाएगा, बैक डेट दिखाएगा। उसके बाद कोर्ट चाहे तो उसके ऊपर फर्दर एविडेंस मंगा सकती है, यानी कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं है। मेरे मतलब क्या है, तो उसको लगेगा कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो वो बंदे को बुलाएगा या उसके डॉक्यूमेंट को दोबारा प्रोड्यूस करने के लिए कहेगा। और सेल्फ प्रेज्यूम में क्या होगा, सेल्फ प्रेज्यूम में अगर मान लो कि कोई फाइनल डिसीजन है जजमेंट का, या कोई अनदर डॉक्यूमेंट है, या किसी पटवारी के थ्रू कोई नोटिस तैयार किया गया है, कोई तो क्या है, पटवारी तो गवर्नमेंट नियुक्त करती है ना, आग नहीं लगाएगी। पटवारी ने इसके साइन तो कर दिए, पटवारी ने इसके सिग्नेचर के मार दिए, क्योंकि रजिस्ट्रार में वो तो फिक्स है, पटवारी फिक्स है या आपका लेखपाल है वो फिक्स है, या कोई अनदर तहसीलदार हुआ या सूबेदार हो, जो भी एक्सवाइजेड है वो फिक्स है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। उसमें कोर्ट उनके बीच में उंगली नहीं कर सकती कि तुमने क्यों किया, क्योंकि ये तो उनको पावर दे रखी है। ठीक है, सेल्फ प्रेज्यूम में क्या है, कोर्ट की कोई डायरेक्शन नहीं होगी, कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाएगा, जो भी डॉक्यूमेंट आप दोगे कोर्ट कहेगा फाइनल। ठीक है, जैसे नोटरी है, मान लो कि अगर इकरारनामा बनवाया या सेल डीड बनवाई या फिर रेंट एग्रीमेंट बनवाया, उसमें क्या है, नोटरी होती है, नोटरी थोड़ी जाएगी नोटरी के साथ मिलने की ये तो गलत है, वो तब कहेगी जब उससे कोई भी गलत काम हुआ होगा या फ्रॉडरी हुई होगी या कोई फाल्स डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हुआ होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? यस मैम। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेक्शन 90। ये कह रहा है any document 30 years old and produced from proper custody। एक पर्टिकुलर केस में अगर हम कोई कस्टडी में डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं 30 साल पुराना, तो कोर्ट इसको प्रेज्यूम करेगी, यानी वो क्या करेगी, वो ये समझेगी कि इसमें क्या होना चाहिए, जब कोर्ट के आगे जब वो कोई डॉक्यूमेंट दिया जाता है तो हम कहते हैं ना कि इसकी सिग्नेचर कर दो, बंदे की सिग्नेचर करवा लो, तो हैंड राइटिंग में वो सिग्नेचर होंगे, हर एक डॉक्यूमेंट पे बंदे के सिग्नेचर होंगे, तो प्रेज्यूम करके चलेगी कि ये जो है तब तक वैलिड रहेगा जब तक इसके ऊपर कोई फर्दर एविडेंस ना आए, या रियली अटेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड, यानी कोई हमने अटेस्ट कर दिया और उसको फिर एग्जीक्यूट करवा दिया, उसको एनफोर्समेंट में ला दिया। एग्जीक्यूट का मतलब जिसको हम इजरा बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अब मैं भी कोर्ट से बहुत सारी चीज़ सीखी हूँ हिंदी में, पहले नहीं आती थी, इसको इजरा बोलते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट करा लिया हमने, ड्यूली अटेस्टेड करा लिया, यानी हमने अटेस्ट करा लिया, एक हमारा अटेस्टमेंट हो गया और एक हमने ऑथराइज्ड पर्सन का अटेस्ट करा लिया उस डॉक्यूमेंट को, और उसको हमने क्या किया, एग्जीक्यूट करा लिया। तो एग्जीक्यूट करा लिया जब तक वैलिड हो तब तक कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि ये ठीक है, जब तक कोई इस पर फर्दर एविडेंस ना आता है। सपोज दैट मान लो कोई भी एग्रीमेंट बना है, उस एग्रीमेंट वो 30 साल पुराना था, उस एग्रीमेंट पे साइन हो रखे थे बंदों के, एग्रीमेंट पे साइन थे, उस पे एग्रीमेंट पे साइन थे और ऑथराइज्ड के थे, नोटरी पे हो रखा, नोटरी वाला सीन नहीं है यहाँ पे, जनरली ऑथराइज्ड था। ठीक है, मेरा कोई डॉक्यूमेंट था, मैंने किसी डॉक्टर से ऑथराइज करा लिया, अब डॉक्टर को भी नहीं पता था या डॉक्टर इन्वॉल्व था, वो तो बाद की बात है। अब वो जो है कोर्ट जब तक उसको मानेगी वैलिड, जब तक उसके ऊपर कोई एविडेंस नहीं आ जाता या कोर्ट को लगे ये फॉर्जरी तो नहीं है, ठीक है, तब तक वो वैलिड मानेगी इसको। तो यहाँ पे बस ये याद रखना है, 90 टॉक्स अबाउट डॉक्यूमेंट 30 ईयर ओल्ड, 30 साल पुराने डॉक्यूमेंट की कोर्ट उसको मानेगी। ठीक है, तो अगर डॉक्यूमेंट प्रॉपर कस्टडी में है तो कोर्ट जो है ये मानेगी कि ये प्रॉपर कस्टडी में दे रखे हैं डॉक्यूमेंट। जैसे इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं, ए हैज बीन इन पोजेशन ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी फॉर अ लॉन्ग टाइम। ए के पास जो है काफी टाइम से एक लैंडेड प्रॉपर्टी पोजेशन में थी। ही प्रोड्यूसेस फ्रॉम हिज कस्टडी इज रिलेटेड टू द लैंड शोइंग हिज टाइटल इट टू इट द कस्टडी प्रॉपर्टी। अब तो आ गया है 12 साल का कब्जा जिसका है जमीन उसकी। ठीक है, तो सेम यही कह रहा है कि अगर मेरे पास पोजेशन था, मैंने टाइटल को टाइटल शो कर दिया, तो जिसने टाइटल को प्रूफ कर दिया प्रॉपर्टी उसकी। आप लिमिटेशन एक्ट में भी तो करते हैं, या आप कोई भी ले लो, आप परफॉर्मेंस में भी दे रखा है, किसने गुड टाइटल को प्रूफ कर दिया प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। पोजेशन में है, गुड टाइटल में है, तो तब तक कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगा भाई इसके नाम की प्रॉपर्टी है, इसके पोजेशन में, इसने टाइटल प्रोड्यूस कर दिया, ये प्रिज्यूम करके चलेगी कि ये डॉक्यूमेंट ठीक है। ठीक है, जब तक
अगर तब तक चलेगी जब तक कोई काउंटर एविडेंस तभी तो मंगाता है ना भाई। अगर तुम झूठ बोल रहे हो कि ये गलत एविडेंस, गलत डॉक्यूमेंट है, तो लाओ उसका काउंटर एविडेंस। तो इसके अगेंस्ट में जब एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे तो कोर्ट जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो जाएगी तब तक उसको वो ये मान के चलेगी कि जब तक आप उसको डिस्प्यूट नहीं करते। ठीक है, मे प्रिज्यूम में कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। बाकी आप देख लेना इनके एग्जाम्पल। मैं अगर मैं ऐसे अंदर घुसी तो बहुत हो जाएगा टाइम, तो भी तो देखने के हिसाब से ओवरऑल पढ़ो। बाकी अगर कोई कॉम्पिटिशन के हिसाब से पढ़ते हैं तो इसमें से केसेस बताते हैं कौन कौन से केसेस डिस्कस ला लेते हैं। 90A क्या कहता है, अगर कोई 5 साल पुराना एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, देखो हमेशा का पहले डॉक्यूमेंट की बात करें, इसमें सीक्वेंस समझना। डॉक्यूमेंट आज की कहानी है, लेकिन आज से जब कोरोना चला तो क्या था, वही हमने जीमेल पे डाला, हमने कॉन्फ्रेंस करी, तो वो क्या हो गया, वो अब यहाँ पे आ जाए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अगर 5 साल पुराना कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है तो कोर्ट मानेगी, कोर्ट इसको प्रिज्यूम करेगी कि हाँ ये डॉक्यूमेंट ठीक है। ठीक है, तो 90A याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 90 और 98 का मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है। याद कैसे रखना है, 30 ईयर्स, 3 चीजा 90, 30 into 3 90। ठीक है, तो 90 डेज का है वो 90, यानी 90 का है 3 से डिवाइड कर दो 30, 30 साल पुराना, याद रहेगा। 90A में क्या है, 5 साल पुराना। ठीक है, तो 90 में क्या कह रहा है, ए में क्या कह रहा है, एनी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट 5 year old एंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्रॉपर कस्टडी। यानी एक पर्टिकुलर केस में हमने प्रॉपर कस्टडी में उस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करवाया है। 5 साल पुराना कोई डॉक्यूमेंट, यानी मान लो कि 5 साल पहले मेरे पास तुमको ये जॉब ऑफर देते हैं और तुम्हारी सैलरी इतनी है। ठीक है, मैंने उस कंपनी में जॉब किया और मुझे उस कंपनी से मैंने 3 से 4 महीने जॉब किया, उसके बाद उसने मेरी पेमेंट नहीं करी। मैं किसके पास जाऊंगी, अगर वो सैलरी नहीं दे रहा तो मैं कोर्ट को कहूंगी ना कि मेरी सैलरी प्रोवाइड कराई जाए। तो कोर्ट कहेगा कि ऐसा कौन सा सबूत है, क्योंकि वहाँ पे तो मैं क्या कहूंगी, मेरी मेल आईडी पे क्या आया था, एक जॉब ऑफर लेटर आया था जो मैंने एक्सेप्ट किया था और उसमें सैलरी इतनी मेंशन थी। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब तक वो बंदा जिसने बोला है कि नहीं हमारे यहाँ जॉब नहीं की थी, वो जब तक उस बात को डिस्प्रूव ना कर दे तब तक कोर्ट क्या समझेगी, वो प्रिज्यूम करेगी ये डॉक्यूमेंट 5 साल पुराना इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट ठीक है। ठीक है, कोर्ट जज का तो ट्रायल चल रहा है ना, जब तक दोनों वकील कंप्लीट बात को नहीं कह देंगे, फाइनल आर्गुमेंट में नहीं पहुंचेंगे, तब तक तो जज ट्रायल पे ही है। तो जब तक तो जज उसको जज करता रहेगा, पहला एविडेंस है अच्छा ये ठीक है, दूसरा आएगा तब पता चलेगा कि पहले में क्या कमी है। ठीक है, तो इसीलिए टाइम दिया जाता है, उसको सोच लो, समझ लो, देख लो, उसके बाद फाइनल डिसीजन पे जाएंगे। कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी क्या, एनी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट 5 year old एंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी। प्रिज्यूम्पशन क्या होगा, प्रिज्यूम्पशन ये होगा कि इलेक्ट्रॉनिक जो डॉक्यूमेंट है उस पर साइन हो रखा है और वो अफेक्ट बाय सच पर्सन, एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा उसकी साइन है, ऑथराइज्ड है, वो माना जाएगा। तो ये हो गया 90A तक, क्या हो जाएगा, ये कौन से हो गए, मे प्रिज्यूम हो गए। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं 107 यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। 86 में हमने फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड बना, 87 में हमने बुक्स मैप चार्ट माना, 88 में टेलीग्राफिक मैसेज अब आजकल क्या चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक मैसेज में 88A में, और कब आया ये अमेंडमेंट में 2000 में। उसके बाद कोई भी 89 हमने छोड़ दिया, 89 साल प्रिज्यूम का है। उसके बाद 90 20 साल पुराना और 90A 5 साल पुराना। उसके बाद हम चलते हैं 107 एंड 108। 107 जो है ये हमारा बर्डन ऑफ प्रूफ की तरफ जाता है। 107 देख लेते हैं 107 क्या कहता है। 107 कहता है बर्डन ऑफ प्रूफिंग डेथ ऑफ पर्सन नोन टू हैव बीन अलाइव विद इन 30 years। 30 साल से बंदा जिंदा है। ठीक है, तो 107 और 108 निकाल लो एक बार। निकाल लिया। यानी 30 साल से बंदा जिंदा है, लेकिन उसको क्या है, उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करना, यानी उसको बताना कि ये इसको किसी को नहीं पता है ये मर गया है, ये जिंदा है,
यानी 30 साल के अंदर वो जीवित था, तब तक यह भार किस पे आएगा? जो कह रहा है कि वो जिंदा, वो 30 साल से जिंदा था, उसी पे को प्रूफ करने पड़ेगा वो जिंदा है या मर गया। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा किस पे आता है? तो देख लेते हैं एक बार क्या कह रहा है। वेल द क्वेश्चन इज वेदर अ मैन इज अलाइव और डेड। क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या बंदा जिंदा है या मर गया? एंड इट इज शोन दैट ही वॉज अलाइव विद इन 30 ईयर्स। ये शो कर रहा है कि क्या वह 30 साल से जिंदा है। द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही इज डेड इज ऑन द पर्सन हु अफर्म्स इट। तो अफर्म कर रहा है, जो एक्सेप्ट कर रहा है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर आएगा, ये जिंदा है या मर गया। ठीक है, जो बंदा यानी एक कह रहा है कि जिंदा है, एक कह रहा है मर गया, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आएगा? जो कह रहा है जिंदा है या मर गया, बर्डन ऑफ प्रूफ इसी के ऊपर आएगा। ठीक है, तो 106 हमारा 107 हो गया हमारा। तो 107 में यही है, व्हेन द क्वेश्चन अराइजेस दैट वेदर अ मैन इज अलाइव और डेड, क्या बंदा जिंदा है या मरा हुआ है। इट इज शोन दैट ही इज अलाइव विद इन 30 ईयर्स, देन द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट ही इज डेड इज ऑन द पर्सन हु अफर्म्स इट। यानी इसका मतलब क्या है, सेक्शन ये डील क्या कर रहा है? प्रेजम्पशन ऑफ लाइफ का बात कर रहा है कि लाइफ प्रेजेंट, यानी बंदा मर गया या जिंदा है, प्रेजम्पशन ऑफ लाइफ की बात कर रहा है। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आएगा? जो कह रहा है वो जिंदा है 30 साल से या नहीं है, वही प्रूफ करेगा। जो कह रहा है वही प्रूफ करेगा। यानी अगर प्लेंट जो लेके आ रहा है प्लेंटिफ, तो उसी को क्या करना पड़ेगा? उसको शो करना पड़ेगा कि ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी ये जो प्लेंट लेके आ रहा है वो अगर किसी के ऊपर एलिगेशन लगा रहा है, तो वो एलिगेशन उसको प्रूफ करने पड़ेंगे। ये एलिगेशन ठीक है भाई, एविडेंस कौन लाता है? प्लेंटिफ ही लाता है एविडेंस, प्लेंटिफ विटनेस आते हैं। या कोई जब भी कोई केस होता है तो उसमें क्या है, स्टेट वर्सेस कोई केस हो गया तो उसमें स्टेट लाएगी पहला एविडेंस, और अक्यूज के ऊपर अगर कोई बाहर आ रहा है तो अक्यूज उसको प्रूफ करेगा। ठीक है, जिसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है उसको ही ये प्रूफ करना पड़ेगा, तब तक ये माना जाएगा, प्रेजम्पशन ऑफ लाइफ मानी जाएगी कि बंदा जिंदा है या मर गया। ठीक है, 108 में भी सेम यही कहानी है, बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट पर्सन इज अलाइव हु हैज नॉट बीन हियर्ड फॉर 7 ईयर्स। 7 साल से उसको सुना ही नहीं है कि वो जिंदा है या मर गया। तो पहला प्रेजम्पशन 107 में क्या कह रहा है? प्रेजम्पशन ऑफ लाइफ की बात करता है, बंदा 30 साल से जिंदा है। और दूसरा कह रहा है कि 7 साल से हमने देखा ही नहीं, वो जिंदा है या मर गया। तो 7 साल से प्रेजम्पशन क्या हो गया? 7 साल से उसको देखा नहीं, तो लाओ डेथ प्रूफ, लाओ उसका, ठीक है, डेथ दिखाओ उसका। अगर वो मर गया है तो कोर्ट यही तो कहेगी। अगर मैं बोलूं कि साहब आपने जिसको वो बनाया, डिफेंडेंट बनाया, तीसरी पार्टी है, वो पार्टी तो है ही नहीं, वो पार्टी तो उस टाइम मौजूद ही नहीं थी, मर गई वो पार्टी, तो भैया लाओ उसका डेथ सर्टिफिकेट। जब तुमने कोर्ट में डाला के, या फिर जो वो डिक्लेरेशन दे रखा है उस टाइम पे वो बंदा जिंदा था या मर गया, तो एविडेंस के लिए क्या होगा? उसका डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कोर्ट मांगेगी नहीं मांगेगी? भाई अगर मैंने कोई भी प्लेंट में डाल दिया कि ये एक बंदा था, इस बंदे के अगेंस्ट में मैंने कोई भी, इसने मेरी प्रॉपर्टी मैंने फॉर्जरी से ले ली, यानी धोखाधड़ी से इन्होंने मेरी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट ले ली थी, हथियार ली थी। अब उसकी तरफ से किसी कोई वो आता है, एलआर आता है, किसी को पता लग जाता है, तो कहता भाई भाई साहब मेरे तो हालत थे ही नहीं उस टाइम पे, उनकी तो डेथ हो चुकी थी। कोर्ट क्या कहेगी? लाओ डेथ सर्टिफिकेट। तो किसके ऊपर आ गया? ठीक है, हाँ, जैसे वो दीदी कहते नहीं है, जैसे कि कोई मर जाता है, जैसे हम प्रतिवादी हैं और वादी की साइड ने केस डाला है, जैसे हमारा कोई एक्यूज मर जाता है तो वो बोलते हैं ना कि इनका एक्यूज डाल दिया, तो वो बोलते हैं हमारा एक्यूज तो इस डेट पे मर गया, तो वो कहते हैं कि फौजरी रिपोर्ट मंगा लो, चौथी रिपोर्ट होती है। हाँ, वही डेथ सर्टिफिकेट, वही डेथ सर्टिफिकेट, वो रिपोर्ट मंगा लो ना कि कब मरा था, क्या हुआ था, अथॉरिटी मंगा लो, उस टाइम पे वो क्या सिचुएशन में था, वो पूरी रिपोर्ट। ठीक है, वही बोल रहा है। सेम मैं देखो सिविल और क्रिमिनल दोनों की चीजें बता रही हूँ, आपको जो समझ में आए वो पॉइंट आप एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, क्योंकि सीपीसी और सीआरपीसी दोनों पे एविडेंस अप्लाई होता है। देखो आईपीसी सब पढ़ा लेते हैं, आईपीसी पढ़ाना आसान है, सेक्शन पढ़ाओ पनिशमेंट हो गया, लेकिन एविडेंस जिसके हाथ में आ गया ना,
सीआरपीसी और सीपीसी का पता चल जाएगा क्रक्स कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से कौन सा एविडेंस दिया जा रहा है। इसको थोड़ा सा समझ के या पढ़ना बहुत जरूरी है एविडेंस को, कि किस केस में हम एविडेंस किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में। ये आर्ग्यूमेंट्स का तोड़ है, आर्ग्यूमेंट किसके बिहाफ पे करोगे, ऑन एविडेंस करोगे ना, ठीक है। 108 में क्या है, जिसको हमने 7 साल से सुना ही नहीं, यानी हमने 7 साल से हम सोचते हैं कि बंदा तो मर गया जिंदा है, यानी वो कह रहा है कि मैंने तो 7 साल से इसको देखा ही नहीं, तो प्रूफ करो, डेथ प्रूफ करो उसको नहीं देखा। और एक बंदा कह रहा है कि मैंने तो इसको 30 साल पहले देखा था, 30 साल से जिंदा है, तो करे प्रूफ करो इसकी लाइफ को, ये जिंदा है। प्रूफ करने के लिए वो अपने देखा कि कहाँ देखा था, किस जगह देखा था, न्यूज़पेपर में इश्तेहार देगा, उस बंदे को किसने देखा था, उनको लेके आएगा, हमने उस बंदे को वहां देखा था। तो जो कह रहा है बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर होता है, ठीक है। तो 108 और 107 क्या है, मे प्रिज्यूम है, कोर्ट तब तक मानेगी जब तक आप उसको प्रूफ नहीं दोगे, कोर्ट तब तक मे प्रिज्यूम करेगी, कोर्ट की पावर है डिस्क्रिशनरी। उसने बोल दिया कि वो तो है ही नहीं, जिंदा नहीं है 30 साल से, तो कोर्ट क्या है, ऐसा नहीं है कि कोर्ट सेटिस्फाइड हो गई और बैठ गई, कोर्ट तो फर्दर एविडेंस के लिए कॉल कर सकती है। मम्मी दे देंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं 108 हो गया, 113 और 114 की बात कर लेते हैं। वन 113 निकाल लो। 113 कहता है प्रूफ ऑफ सेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है। 113 में देख लो, मेरे वुमेन 113 ए है वो जो तुम पढ़ रही हो, 113 की बात कर रही हो, प्रूफ ऑफ सेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बस ये टेरिटरी की बात करता है कि किसी बंदे ने अगर बोला कि हाँ कोई पर्टिकुलर वो है राज्य क्षेत्र है या पर्टिकुलर कोई टेरिटरी है, तो उसका भार किसके ऊपर रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो उसका दे रखा है, या उसके जो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वही सारी डिटेल है। इसमें टेरिटरी के बारे में बता रहा है कि किस स्टेट की टेरिटरी कहाँ है, कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये 113 की बात कर रहा है। तो कोर्ट को अगर पता है कोई स्टेट गवर्नमेंट को कोई बंदा आके बोलेगा कि ये प्रॉपर्टी इतने टाइम से यहाँ रखी थी, तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी जब तक उस पर कोई एविडेंस, और कोर्ट को लगता है कि ये डिस्प्रूव होने लायक है, यानी इस पर कोई एविडेंस आना चाहिए, कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके खिलाफ एविडेंस मंगा लेगी। तो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। अब मैं ये बोलूँगी पावर ऑफ अटॉर्नी जो थी वो मेरे फादर ने नाम कर दी थी, फादर के नाम है वो, तो पावर ऑफ अटॉर्नी को कोर्ट ये नहीं कहेगी कि उसको प्रूफ करो। अब फादर मर गए तो वो प्रूफ थोड़ी करेंगे कि पावर ऑफ अटॉर्नी, वो तो लिख के गए थे। कोर्ट ये नहीं कहेगी पावर ऑफ अटॉर्नी को प्रूफ करवाओ, ठीक है। तो वो सेल्फ प्रिज्यूम में आ गया। जो जेन्युइस है, जो होनी है, यानी पटवारी ने कोई काम किया तो ये थोड़ी कहेगी कोर्ट लाओ उस पटवारी को बुला के लाओ, इसने ये साइन किया। समझ में आ रहा है कि वो स्टेट गवर्नमेंट का ऑथराइज्ड पर्सन है, उस ऑथराइज उसको अथॉरिटी है कि वो उस डॉक्यूमेंट पे सर्टिफाइड करे या अटेस्ट करे या जो भी उसका काम है वो करे। तो मे प्रिज्यूम कब आता है, जब कोर्ट को लगता है कि इसके ऊपर कोई फर्दर एविडेंस आ सकता है, या मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, या कोई फ्रॉडरी हो गई, या कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस हुआ है, तो उस केस में मे प्रिज्यूम आता है। इतना याद रखना है, इसी में आपके काफी सेक्शन कवर हो गए, ठीक है। प्री तो किसी भी एग्जाम का क्लियर हो जाएगा अगर तुमने ये पढ़ लिए तो, मेंस में दिक्कत आती है डिटेल में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेल्फ प्रिज्यूम की। तो हमने 86 पढ़ा। 86 किसकी बात कर रहा था, फॉरेन किसकी बात कर रहा था, फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड की। 87 किसकी बात कर रहा था कनक, 87 किसकी बात कर रहा था, बताते चलो फटाफट फटाफट, याद हो जाएगा सबके साथ ही। 87 कौन बता रहा है, किसकी बात कर रहा था, रिकॉर्ड। एफ के बाद क्या बताया था, बुक्स की बुक चार्ट और वो मैप वगैरह। हाँ 88 कल्पना बताइए 88 फटाफट, मैसेज कल्पना 88 आवाज नहीं आ रही क्या मेरी, आ रही है हाँ बोलो, टेलीग्राफिक मैसेज 88 है। टेलीग्राफ के बाद क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। उसके बाद 90 ए बहुत आसान था,
फटाफट बताओ। 30 साल 30 year पुराना old। कोई डॉक्यूमेंट 30 year बता रहा है old। हमने, या वो हाँ, और 98 98 5 साल पहले का पुराना 5 साल पुराना। इलेक्शन। 107 108। बर्डन ऑफ देखो याद रखना 107 में 7 है तो 7 नहीं है, 7 साल वाला नहीं है। 7 में 7 है बर्डन तो ऑफ 7 नहीं है। कोई व्यक्ति इस साल 107 के में कोई लिए व्यक्ति मर जाता है और 108 में वो 7 वर्ष से गायब होता है। 7 वर्ष से, 7 वर्ष से हमने 7 वर्ष से हमने देखा है नहीं है, देखा ही सुना नहीं। नहीं है। सुना है ना तो देखा है। क्या हो जाएगा, यानी प्रूफ करो कि वो बंदा मर गया है। 107 में अगर वो कह रहा है कि हमने देखा है 30 साल से जिंदा है, तो प्रूफ करो वो जिंदा है। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाता है प्रूफ ऑफ डेथ किसमें है, प्रूफ ऑफ लाइफ। अब तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा 30 साल और 7 साल, अब वो घुमाएगा। ठीक है, तो ये 107 में याद रखना 7 में 7 नहीं है, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये आता है डेफिनेटली, एक या दो क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप का। इसके बाद हमने 113 और 14 की बात की थी। 113 सेशन ऑफ टेरिटरी की बात करता है, 14 रह गया हमारा, है ना। 14 टॉक्स अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन एक्ट, एक्ट की बात करता है। यानी कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड और एंडोर्स्ड, वाज एक्सेप्टेड और एंडोर्स्ड फॉर गुड कंसीडरेशन। यानी हमने कोई बिल ऑफ एक्सचेंज, क्या है, कोई भी चेक हो, चेक के पीछे हमने क्या कर दिया, हमने नाम लिख दिया, साइन कर दिया, एंडोर्स कर दिया उसको। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होगा, वो एक कंसिडर्ड किया जाएगा कि जब तक उसको फ्रॉजरी में ना लेके आए कि गलत सिग्नेचर थे, गलत तरीके से करवा लिया, तब तक वो कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी, ये बिल ऑफ एक्सचेंज ठीक है। ठीक है, तो सर्टेन एक्ट पे एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है, सर्टेन एक्ट याद करना। ठीक है, यानी कोई भी जुडिशियल और ऑफिशियल एक्ट परफॉर्म हो रहा है, यानी कोर्ट में हम एडमिशन के लिए फाइल देके आ रहे हैं, एडमिशन में हमने सारे पेजेस लगा दिए, उसमें से एक पेज गायब है, हम तो सारे लगा के आए थे, एक पेज गायब है, तो कोर्ट कहेगा कि भैया हमारे पास तो इतने ही आए हैं। तो क्या होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ हमारे ऊपर आ गया ना, कि हमने ऐसे वो भी करवाए थे, फोटोकॉपी भी करवाई थी। ये देखो फोटोकॉपी, हर एक पेज पे उस बंदे के साइन भी थे जो हमने वो करवाया था, इसका तो पेज गायब हो गया। वही सारी चीजें दे रखी है इसमें। सर्टेन एक्ट, एक पर्टिकुलर एक्ट, अगर हमने कोई चेक हमने लिख के दे दिया, एंडोर्स कर दिया है, और तो यही मानेगी चेक मेरा है, जब भाई मेरे सिग्नेचर है, मेरा नाम है, मैंने दिया है, या मैंने क्रॉस लगाया है, तो मेरा है ये। जब तक वो सामने वाला बंदा आके उसको डिस्प्यूट ना कर दे कि भैया ये क्या कहते हैं, ये मुझसे गलत वे में कराया था, या इनका ये कोई, मैं पढ़ा लिखा नहीं था, मुझसे जबरदस्ती अंगूठा लगवा लिया, या जबरदस्ती मेरे जैसे सिग्नेचर बनवा लिया। ठीक है, ये तो एक्सपर्ट डिसाइड करेगा कि तुमने गलत किया है सही किया है। तो तब तक क्या कहेगा कोर्ट, तब तक उसको प्रिज्यूम करके चलेगा ये ठीक है। ठीक है, अब बाकी तो सब वकीलों तो जरूरत है नहीं ज्यादा डिटेल में बताने की, सब कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दिमाग में वैसे ही बन जाएगा। हाँ, सेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम सेल्फ प्रिज्यूम की बात कर रहे हैं। सेल्फ प्रिज्यूम की क्या कहता है, whenever it is directed by this act that the court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved। जब तक इसको डिस्प्रूव नहीं किया जाएगा तब तक कोर्ट इसको प्रिज्यूम करेगी कि ये ठीक है, ये बेस्ट एविडेंस है, ये बेस्ट कार्ड है। ठीक है, यानी कोर्ट को लिबर्टी नहीं है कि आओ प्रूफ करो इसको। कोर्ट क्या करेगा, इसको प्रूफ कर, यानी तुमने अगर कोई प्रूफ नोटिस दिया है तो कोर्ट उसको प्रूफ ही मानेगा जब तक कि तुम उसको डिस्प्रूव्ड नहीं कर दोगे। ठीक है, जैसे मैंने चेक दिया था, तो चेक जब तक डिस्प्रूव नहीं कर दोगे, एंडोर्स किया हुआ, तब तक वो कोर्ट की निगाह में ये चेक बिल्कुल सही है, सही बंदे ने साइन किया है ना। एक 138 सेक्शन में डिसऑनर ऑफ चेक होता है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एविडेंस इसी टाइप के आते हैं। तो 38 यही है इसमें, the court does not have the liberty to call for proof and have to accept it as proved until disproved। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना कि जब तक डिस्प्रूव ना किया जाए तब तक कोर्ट उसको प्रूफ ही मानेगी। सेल्फ प्रिज्यूम, जैसे मान लो हमने बताया था पटवारी का केस, पटवारी को जब तक सबूत ये ना बता दिया जाए कि इसने रिश्वत लेके काम किया था, तब तक कोर्ट ये मानेगी कि पटवारी ने सब काम बढ़िया किया था। ठीक है, कोई ये मत कहने लगना कि पटवारी के पीछे पड़ गई मैम, तो एग्जाम्पल बता अच्छा रही समझ आता है, एग्जाम्पल से अच्छा समझ आता है। हाँ,
तो इसमें सेक्शन लिख लो 79, लिख लो इसके आगे 79 से 85 जो है सेल प्रेज्यूम है। 85A, 85B, 85C, 89, 105, 113B, 114A। दोबारा से बता देती हूँ 79 से 105 लेके 85 तक, 79 to 85, 85A, 85B, 85C, 89, 105, 113B एंड 114A। ये क्या है? सेल प्रेज्यूम है। ठीक है, तब तक इनको डिस्प्रूफ नहीं किया जाएगा, तब तक को क्या करेगी कोर्ट। ठीक है, कोर्ट बाउंड है, यानी कोर्ट ने एक बार, कोर्ट का मैंडेटरी पावर है, आपने कोर्ट ने कह दिया यस तो यस, कोर्ट ने कह दिया नो तो नो, जब तक आप उसको डिस्प्रूफ नहीं कर देते। ठीक है, तो हम चलते हैं 79 पे आ जाओ, सेक्शन 79। बहुत सारे सेक्शन कवर हो रहे हैं इसीलिए मैं इस पे रुक गई थी। ठीक है, ऐसे ही पढ़ना है सारे सब्जेक्ट्स को। मुझे लगा था 79 पे कंप्लीट पहुंच हो जाओ। गया उसी दिन। मुझे लगा था ये उसी दिन कंप्लीट हो गया था। नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ अभी तो इसके अंदर हम मेंस में पढ़ते तो हम इनके केसेस भी लेके आते। ठीक है, प्री के लिए इतना ही सफिशिएंट है, कोई भी एग्जाम हो इतना सफिशिएंट है। अब 79 टॉक्स अबाउट प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपी। सर्टिफाइड कॉपी समझ में आ रही है? मैंने किसी जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपीज लगा दी तो क्या है, कोर्ट ये मानेगा, प्रिज्यूम करेगा कि हाँ ये सर्टिफाइड कॉपी राइट है। ठीक है, तो किस टाइप का डॉक्यूमेंट इसमें दे रखा है? सर्टिफाइड कॉपी और अदर डॉक्यूमेंट, यानी सर्टिफिकेट की बात कर रहा है, कोई भी सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट हो, मैरिज सर्टिफिकेट हो, कोई भी सर्टिफिकेट हो, वो भी कोर्ट क्या करेगी, ये सर्टिफिकेट भाई ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा दिया गया है तो वो भी क्या होगा, वो प्रूफेबल होगा। दूसरा, सर्टिफाइड कॉपी कोई भी, यानी मैंने कोई डॉक्यूमेंट निकाला, उसकी फोटो स्टेट करवाई और उसको सर्टिफाइड कर लिया ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू, किसी या कोई अदर डॉक्यूमेंट जिसको हमने गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा साइन करा दिया। ठीक है, जैसे मान लो मेडिकल रिपोर्ट लगा दी हमने, साहब मैं तो 3 दिन से बीमार था, मैं तो उस टाइम था ही नहीं जिस टाइम मर्डर हुआ, मैं तो हॉस्पिटल में था, लाओ भाई रिपोर्ट। अब कोर्ट उसमें क्या कहेगा कि भाई उसकी मेडिकल रिपोर्ट लग रही है। अब वो एक डिस्प्रूफ कब होगा, जब कोई बंदा आके बोल दे ये डॉक्टर भी मिला हुआ था। समझ रहे हो ना, बंदा आके बोल दे ये डॉक्टर भी मिला हुआ था, इसने भी गलत रिपोर्ट लगाई है, सिग्नेचर गलत है, तब वो इनवैलिड होगा। और जब तक उसके पास कोई काउंटर एविडेंस आएगा ही नहीं, कोर्ट के आगे मैं बोल दूं कि भाई मर्डर हुआ था उस टाइम, मैं तो थी नहीं, मैं तो 3 दिन से हॉस्पिटल में थी, ये लो हॉस्पिटल का खर्चा, ये लो हॉस्पिटल की रिपोर्ट पूरी। ऑथराइज पर्सन ने उस बंदे को बुलाया, वो कह रहा है कि हाँ मौजूद था, ये हमने उसे सारे गवाह दे रहे हैं, तब तक वो डिस्प्रूव नहीं किया जाएगा, जब तक वो कोर्ट मानेगा ये डॉक्यूमेंट सही है बिल्कुल। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड कॉपी और डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं। क्या करेगा कोर्ट, तब तक इसको डिस्प्रूव नहीं, जब तक ये डिस्प्रूव नहीं हो जाता तब तक कोर्ट इसको प्रूफ ही मानेगा। प्रेजुम्पशन किस चीज का है? जेन्युइननेस है। क्वेश्चन पूछ लेता है इस टाइप को, वैसे हालांकि डीप इतना पूछता नहीं है, पर आपके कॉन्सेप्ट के लिए याद रहेगा। तो जब आप कभी फर्दर आर्ग्यूमेंट में जाओगे तो भी आपको पॉइंट याद रहेंगे। अगर कोई डिस्कशन करता है तो इस पे, तो आपको पता है, आप कोर्ट के आगे बोल दोगे कि भैया ये तो जब तक डिस्प्रूफ नहीं करोगे तब तक तो ये प्रूफ ही वैलिड ही माना जाएगा। दूसरा, ऑफिशियल कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं, हमने कोई ऑथराइज पर्सन के साइन हुआ डॉक्यूमेंट दे दिया, वो भी आपका प्रूफ माना जाएगा, वो भी क्या है, सेल्फ प्रेज्यूम है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 80 क्या बात करता है? प्रेजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस की बात करता है ये, तो इसमें किस टाइप का डॉक्यूमेंट है ये याद रखना है, किसमें किस टाइप का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, आप जब पूरा पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसमें 80 में क्या कह रहा है, एक तो रिकॉर्ड ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस की बात कर रहा है। जैसे मान लो रिकॉर्ड और मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस, यानी हमने किसी का एविडेंस का मेमोरेंडम दे दिया, कोई रिकॉर्ड दे दिया, तो वो भी क्या है,
कोर्ट के सामने वो प्रूफ हो गया, यानी हमने वो दिखा दिया तो प्रूफ माना जाएगा। कोई विटनेसेस हमने विटनेस के द्वारा कोई दिया हुआ जुडिशियल प्रोसीडिंग में हमने कोई विटनेस बुला दिया या कोई पर्सन ऑथराइज्ड पर्सन को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया तो वो भी क्या है, कोर्ट मान लेगी हाँ बढ़िया है। भाई अगर मैं किसी बंदे को एसडीएम के खिलाफ कोई रिपोर्ट की गई है, एसडीएम आके वहां खड़ा हो जाए, एसडीएम अपनी बात को प्रूव कर रहा है तो कोर्ट कह जाएगी, कोर्ट तो उसको माने कि हाँ ठीक है ऑथराइज्ड पर्सन है जब तक उसको डिस्प्रूव नहीं किया जाता। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टेटमेंट ऑन कन्फेशन बाय प्रिजनर्स और एक्यूज्ड टेकन इन अकॉर्डेंस ऑफ लॉ एंड साइन बाय जज और मजिस्ट्रेट। अगर किसी प्रिजनर ने, कोई जेल में बंदा है या कोई एक्यूज्ड है, वो जज और मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई स्टेटमेंट दे रहा है या कोई कन्फेशन कर रहा है और वो कन्फेशन साइन कर दिया जज ने, तो वो क्या होगा, वैलिड हो गया वो। ठीक है। 164 के बयान या कोई भी होते हैं, 64 के बयान तो स्टेटमेंट के होते हैं। अगर कन्फेस किया है किसी बंदे ने, किसी जज के आगे कोई कन्फेशन किया है एक मुकदमे में, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, आपके आर्ग्यूमेंट में भी काम आ जाएगा ये पॉइंट। कोई भी, मैंने मान लो कोई एक कन्फेशन जो है जज के आगे कन्फेस किया है किसी बंदे ने और वो जज जो है उसने साइन कर दिया, हाँ ये कन्फेस कर रहा है कि हाँ मैं उस टाइम पे यहाँ मौजूद था, मर्डर किया, किसी ने मुझे सडन मतलब प्रवोक किया तब मैंने उसको मारा, प्रवोक किया, मुझे भीड़ ने प्रवोक किया। ठीक है। उसने बोल दिया, ठीक है, जज ने साइन कर दिए कि हाँ तुम कन्फेस कर रहे हो, तुम अपनी इच्छा से कन्फेस कर रहे हो। जज ने उसके साइन मारे और उसके साइन करवाए और अपने साइन कर दिए। अब वो बरी हो गया या उसकी सजा कम हो गई। अब कोई दूसरा कोई उसने कांड कर दिया, पीछे वाला क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी तो देखी जाएगी, पिछला इसका कारनामा क्या था। अब पिछला आया, पिछले में अब काउंटर एविडेंस में आ रहा है तो कोई बंदा बोल रहा है इसने पहले भी किसी का मर्डर किया था और उसने वहां पे कन्फेस किया है, तो उसका एविडेंस रिकॉर्ड भी तो मांगेगी कोर्ट, कहाँ है। तो उस एविडेंस रिकॉर्ड में जो जज होगा वो एज अ विटनेस भी गवाही दे सकता है, ये क्वेश्चन था। ठीक है। क्या जज के आगे कन्फेशन किया गया और दूसरे एविडेंस में लाने के लिए अगर उसके पास कोई प्रूफ नहीं है तो एज अ जज भी वहां पे एज अ विटनेस आ सकता है। वो एज अ विटनेस उसको बुलाया जा सकता है कि हाँ मेरे सामने इसने कन्फेस किया था। उन्होंने जो आदेश किया था ऑर्डर, तो उसकी कॉपी भी तो लगाई जा सकती है। उसकी कॉपी लगाई जा सकती है। अगर वो कन्फेशन मिल भी नहीं रहा है, उस पे सिग्नेचर जज के हो रहे हैं। देखो क्रिमिनल में तो सारा ओरल काम हो जाता है, लेकिन सिविल प्रोसीडिंग में हर कोई एविडेंस ऑन एफिडेविट होता है, ये बात तो पता होगी। क्रिमिनल में तो अगर मैं चीफ एग्जामिनेशन देती हूँ मैं ओरली जाके बोल दूंगी कि मेरे साथ ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया। और सिविल प्रोसीडिंग में क्या होगा, कोई भी एक बात आपको बोलनी है, पहले आप एफिडेविट पे दे दो सारी बातें लिखित में, उसके बाद आप आर्ग्यूमेंट करोगे, उसके बाद ही क्रॉस एग्जामिन होगा, पहले आपको लिखित में देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये इतनी सी बात थी कि अगर आपने कन्फेशन कर लिया मजिस्ट्रेट के समक्ष और मजिस्ट्रेट के साइन हो गए, क्योंकि देखो कन्फेशन अभी आएगा सेक्शन 24 से लेके 30 तक कन्फेशन की ही बात करते हैं। अगर कन्फेशन जज और मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया है तो वो वैलिड होगा, और अगर वो पुलिस कस्टडी में किया गया है तो वो इनवैलिड होगा। पुलिस के आगे हम कन्फेशन नहीं कर सकते, स्टेटमेंट दे सकते हैं। ये तो बहुत लंबी कहानी है, बताओ क्या 161 दरोगा वगैरह के सामने जो बयान देते हैं वो वैलिड नहीं होते ना, जब तक वो कोर्ट में आके वो वैलिड नहीं होते, वो तो काउंटर एविडेंस में वो तो चेंज भी हो सकते हैं। तभी तो कहते हैं अक्यूज्ड को प्रेशर नहीं कर सकते कि तुमने जो स्टेटमेंट दिया उस पर साइन कर, उसके खिलाफ वो एविडेंस यूज कर रहा है, उसको प्रेशर नहीं डाल सकते कि तू साइन कर। ठीक है। तो वो एज अ देखो वो एक वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, वो एक पर्टिकुलर केस में उसको हेल्प कर सकते हैं, वो आपके प्रॉपर एविडेंस नहीं है, वो आपके मेन एविडेंस नहीं है, वो क्या है आपके साथ पैरेलल चलने वाले एविडेंस हो सकते हैं। इसमें भी अभी एक्सेप्शन आएंगे, बताऊंगी मैं। ठीक है। पुलिस कस्टडी में भी अगर डिस्कवरी हो जाती है, अगर मान लो मैंने कन्फेस किया पुलिस के आगे, किसी बंदे ने कन्फेस कर दिया कि मैंने उसका मर्डर किया था और चाकू मैंने खेत में छुपा दिया, उसने बोला चाकू मैंने खेत में छुपा दिया, तो वो कन्फेशन वैलिड माना जाएगा, क्योंकि अगर वो खेत में चाकू मिल गया तो
तो वो कन्फेशन पुलिस के आगे किया गया, वैलिड माना जाएगा, क्योंकि वो डिस्कवरी हो गई, उस टाइम उसको मिल गया, उसने जो बात कही वो सत्य हो गई। ठीक है, यह उसने बोला कि मैंने इसकी गर्दन उड़ाई थी, ये गर्दन के यहाँ पे सामान पड़ा है, उसकी गोलियां यहाँ इस ड्रॉ में पड़ी हुई हैं, वो निकाल के दे दे। अगर पुलिस को सारे हथियार लग गए तो वो क्या हो गया, वो वैलिड हो गया। उसका काउंटर एविडेंस जब होगा तो वो प्रूफ हो गया। कन्फेशन उसने इनवॉलेंट्री नहीं किया, तो उसने वो सामान मिला है वहां से। और नॉर्मल अगर मैं कन्फेशन करती हूँ, कई बार हो जाता है 164 का बयान होता है, फिर वहां पे कोर्ट के आगे बिल्कुल बदल जाता है, तो वो वैलिड थोड़ी है। वो एक काउंटर में दिया जाता है उसको। इसको किस लिए मंगाते हैं, ताकि क्रॉस किया जा सके चीजों को, कितना झूठा और कितना सच्चा है। जो काउंटर होता है ये कौन से सेक्शन में आता है काउंटर? कौन सा वाला? प्रतिशत काउंटर एविडेंस। काउंटर एविडेंस, तो काउंटर एविडेंस तो हम कोई एविडेंस देते हैं उसके अगेंस्ट के, उसके ऊपर कोई एविडेंस लगाना, उसको काउंटर एविडेंस बोलते हैं। प्रतिशत। हाँ। किसी के ऊपर, जैसे मान लो मैंने कोई एविडेंस दिया, उसके समक्ष पे उसके ऊपर कोई एविडेंस लगाना। यानी मैं कोई एविडेंस दे रही हूँ कि भाई मैं मर्डर नहीं किए थे, मैं उस टाइम मूवी देख रही थी, तो मैंने तो अपना लगा दिया मूवी की टिकट। अब वो सामने वाला उसको क्या करता है, उसके ऊपर बोलता है देखो मर्डर के टाइम पे इसकी शर्ट मिली थी, इसका ये सामान मिला था, इसका ये सामान मिला था, मूवी की टिकट किसी और की थी, टिकट पे नाम इसने अपना लगाया, दे किसी और को दी। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आ गए ना, तो ये डिस्प्रूफ में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, रिकॉर्ड में आपकी बात समझ में आ गई। तो हमें क्या क्या यहाँ पे सेल्फ प्रिज्यूम करेगा कोर्ट, कि डॉक्यूमेंट जेन्युइन है। एक करेगा स्टेटमेंट जो दिया है वो सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग है, वो देखेंगे कि ट्रुथ है। और वो जब तक डिस्प्रूव नहीं होगा जब तक तो वैलिड ही माना जाएगा। स्टेटमेंट और कन्फेशन जो मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया गया है। ठीक है, इसके ऊपर एक मैगजीम भी आती है, सेक्शन के ऊपर लिखना चाहो लिख लो, ओमनिया, OMNIA, ओमनिया मैगजीम में लिख लो इसके ऊपर। MUNTUR ट्रांसवेंचर बोलते हैं इसको, राइट, RITE, राइट, RITE, ESSEACTA। यानी ये इसका मतलब ये है यहाँ पे ओमनिया ट्रांसमेचर ऐसे एक्टा, यानी जो भी एक्ट है हम उसको प्रिज्यूम कर रहे हैं कि ये एक्ट राइट है और रेगुलरली है। यानी जो भी हम डॉक्यूमेंट दे रहे हैं जो जुडिशियल प्रोसीडिंग में, दीज आर करेक्ट एंड राइट एंड इन अ रेगुलर वे। इसका मतलब ही यही है। ये पूछ लिया जाता है बहुत, मतलब एपीओ में तो नहीं पूछेगा, कोई जुडिशियल एग्जाम में पूछ सकता है किस टाइप का मैगजीम जो है किस सेक्शन पे अप्लाई होता है। यानी बेसिकली ये अप्लाई हो रहा है रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस जो सही है, यानी एविडेंस जो राइटली है, जिनको एक्सेप्ट कर रहे हैं कोर्ट। ठीक है, इसके बाद 81 चलते हैं। तो हमने 79 में पढ़ लिया सर्टिफाइड कॉपीज की जेन्युइननेस में पता लगा रही, CCC याद रखना, सर्टिफिकेट सर्टिफाइड कॉपीज डॉक्यूमेंट, CCD। ठीक है, इसके बाद हमने रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, फिर हमने बात कर ली। नेक्स्ट है हमारा 81 गजट, न्यूज़पेपर, प्राइवेट एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट। ठीक है, गजट हमने अखबार में नोटिस निकलवा दिया। ठीक है, कि सक्सेशन एक्ट के थ्रू ये मेरा उत्तराधिकारी होगा भविष्य में, जब तक मेरी प्रॉपर्टी है मैं ये विल जो है अपने नाम कर रहा हूँ, और ये आगे जब मेरे मरने के बाद ये वसीयत जो है मेरी वाइफ को हो जाएगी, और मेरी वाइफ के मरने के बाद ये वसीयत मेरे बच्चों में चली जाएगी। तो हमने गजट निकाल दिया सक्सेशन का। तो ये क्या है, ये भैया गजट निकालना है। अगर ऐसी कोई बात आती है, यानी पहले किसी ने बिल लिखी, बिल जो थी वाइफ के नाम लिखी कि मेरे मरने के बाद वाइफ को हो जाएगी। अब सामने वाला बंदा कहता है, वो उसने गजट में न्यूज़पेपर में निकलवा दिया। सामने वाला बंदा कहता है कोर्ट में आके, नहीं साहब इसने तो बिल जो है प्रेशर में किसी ने बनवाई थी, धोखाधड़ी से अंगूठे लगवा लिए और जबरदस्ती ये जो है
वाइफ के नाम करवा दी, बच्चे उनके आके बोल रहे हैं ये मेरी मदर के नाम जबरदस्ती मेरी मदर ने करवा ली, तो क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आ गया, जो ये कह रहा है कि ये जबरदस्ती करवा ली, ठीक है। तो क्या कहेगा, तो जो जो शो कर रहा है कि हाँ मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो मदर क्या करेगी, मदर उसके दिखाएगी ना, देखो हमने ही न्यूज़पेपर और गजट में निकलवा दिया था पहले ही। तो ये एक प्रूफ है, ये बहुत वैलिड प्रूफ है। तभी तो कहते हैं जब भी आप कोई भी नाम अगर चेंज करवाना है तो आप गजट निकलवा दो, न्यूज़पेपर में निकलवा दो, आपका डॉक्यूमेंट खो गया है न्यूज़पेपर में निकलवा दो, ताकि किसी के पास मिले तो उसका वो मिसयूज ना कर सके। तो उससे क्या होगा, प्रूफ रहेगा कि भाई हमने गजट में निकलवा दिया था, अगर ये डॉक्यूमेंट किसी को मिले तो वो उसके लिए इनवैलिड है, वो डॉक्यूमेंट हमारे कुछ हैं। लोग, हाँ, कुछ लोग जैसे पेरेंट्स होते हैं, वो भी आते हैं, वो बोलते हैं अपने बेटों की कि हम कर रहे हैं अपनी उससे, तो हमारा इनसे कोई रिलेशन नहीं है, वो भी न्यूज़पेपर हाँ में निकलवाते हैं, उसके बाद में उन पे कोई वो बात ना आए। हाँ, बाद में ये भी उनके ऊपर कोई बात ना आए। ये भी इसका ये एक प्रूफ, ये मतलब इसको डिस्प्रूफ नहीं कर सकते ना, जब तक बहुत बड़ा सबूत ना हो तब तक तो कोर्ट इसको, तुमने दिया और कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, ये तो पहली बार में एक्सेप्ट हो गया। कहने का मतलब है सेल्फ प्रिज्यूम की कहानी ये है कि कोर्ट को जब तक आप काउंटर एविडेंस ना दे दोगे, जब तक एक उसके अगेंस्ट में कोई पक्का सबूत नहीं दे दोगे, तब तक तो वो बहुत वैलिड है, गुड एंड वेल है। आपने गजट में निकाल दिया, अथराइज पर्सन के थे, आपने सर्टिफाइड कॉपीज लगा दी, अब उससे ज्यादा क्या हो सकता है, इतना हो सकता है सर्टिफाइड कॉपीज लगाई थी, उसकी ओरिजिनल मंगा लो, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो किसी ने राशन कार्ड लगा दिया, उसकी फोटोकॉपी, भैया मैं कहूँगी कोर्ट कहेगी इतना कह सकती है कोर्ट, भैया ऐसा करो सर्टिफाइड कॉपीज में अगर फॉर्जरी लग रही है तो ओरिजिनल मंगवा दो, ओरिजिनल लगवा दो, क्योंकि एविडेंस में तो सर्टिफाइड कॉपी जनरली सेकंड कॉपी नहीं लगती है, सर्टिफाइड वैलिड होती है। अगर किसी को डाउट है उसमें तो ओरिजिनल मंगवा लो। जैसे ऑर्डर शीट की ही बात करें, ऑर्डर शीट की सर्टिफाइड कॉपी करवाते हैं, तो अगर डाउट लग रहा है तो ऑर्डर शीट निकलवा लो, जज मंगवा लेगा, उसको फाइल को ही मंगवा लेगा पूरा की ऑर्डर शीट देख लेते हैं एक बारी, अगर तुम्हें डाउट लग रहा है तो देख लेते हैं, वो है काफी। कल्पना तेरा माइक ऑन बोल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, माइक ऑन कर। ये क्या छेड़खानी करती रहती है क्या मोबाइल से अपनी, हैं? बाकी सब शांति से सुनते रहते हैं। मेरी जियो का नेटवर्क ले लो, चंचल के घर चली जाए तो उसके घर में सिग्नल बढ़िया आ रहे हैं। मेरे में तो बढ़िया। हाँ ये आवाज ले लो, अच्छा ले लो। ये चंचल कैसे ही आवाज आ रही है। आ रही होगी, चलो ज्यादा क्लियर चल किसी रहा को है, पूछना है, पूछना है किसी को? नहीं अभी तो नहीं जा रहा है। हाँ, तो इसमें बस कुछ नहीं है, गजट न्यूज़पेपर की बात कर रहा है, और कोई भी हमने जर्नल निकलवा दिया, चाहे इसमें देखो, इसमें एक क्वेश्चन अंदर जब पढ़ोगे ना, लंदन की बात कर रहा है, वैसे तो फालतू की बात है, लंदन का गजट और इंग्लैंड का गजट हमें क्या मतलब है, मैं तो इंडिया की गजट से मतलब है। तो ये इस टाइम बनाया गया था जब हम कहाँ थे, 1872 की बात हो रही है, 57 में रिवॉल्ट हो चुका था, तब तक हम देश की लड़ाई लड़ रहे थे, वो तो हम खुशनसीब हैं कि अब कोई गुलामी वाला नहीं है, हम आज़ादी की जिंदगी जी रहे हैं, अच्छे युग में पैदा हुए हैं, न तो किसी अंग्रेज के उसमें है, ठीक है। तो उस टाइम का गजट था, मैकॉले साहब थे, वो तो चाह ही रहे थे कि इंडिया पे राज करें और इंडिया में सबको तोता वाली भाषा रटवा दें, सब पटर पटर इंग्लिश में बात करें और अपनी संस्कृति को भूल जाए, ठीक है। तो वही दौर चल रहा था, तो उस टाइम से जो था उन्होंने इंग्लैंड घुसाया, लंदन घुसाया, 113 घुसा दिया बीच में, सेशन ऑफ टेरिटरी, जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सेशन ऑफ टेरिटरी बीच में घुसा दिया। बात चल रही है मैरिज की, बात चल रही है डोरी टैक्स की, बीच में 113 सेक्शन घुसा दिया। तो उनकी खुद की मेंटेलिटी थी क्या, उन्होंने कोई ना कोई उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट रहा होगा, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे दे रखा है, लंदन का गजट लिखा है, पार्लियामेंट की डिटेल ये क्या मीटर, कल्पना की तरह है 145 मीटर की है, 145 एम। मैंने देखा था, वॉल्यूम क्लियर नहीं आ रही, वॉल्यूम बहुत आवाज आ रही है पीछे से। किसकी तरफ से आ रही है? नेटवर्क इशू हो रहा है। चंचल शोर कहाँ से आ रहा है, बताया जाए। नहीं आती तो साइलेंट है, पहले आ रही थी मेरी हाँ, अब आ रही थी, अब बंद कर लो उसको, तुम बिल्कुल अलग कमरे में बैठा करो। बिल्कुल अलग बैठी हूँ मैं। अच्छा,
81 देख लेते हैं। देखो अभी तक हम गजट की बात कर रहे थे, गजट न्यूज़पेपर, प्राइवेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और अदर डॉक्यूमेंट। 81 ए बी सी कैसे याद करना है वो सीक्वेंस देख लें। 81 ए में क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की बात कर रहा है, यानी हमने गजट को सोशल मीडिया पे निकाल दिया, कह दिया फेसबुक पे निकाल दिया कि आज से ये मेरा ठीक है, मेरी वसीयत में इसका कोई रोल नहीं है। तो वो भी क्या होगा, कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी, जज करेगी, और वो डॉक्यूमेंट जो होगा डिस्क्राइब फॉर्म में कस्टडी में, प्रॉपर कस्टडी में वो रखेगी कि हाँ ये डॉक्यूमेंट जो था वो इलेक्ट्रॉनिक था, वो क्या था, वो जीमेल के थ्रू या कोई फेसबुक या कोई अनदर अकाउंट के थ्रू रिलीज हुआ था। ठीक है, अब तो बहुत वॉइस आ रही है, कहाँ से आ रही है? अब ठीक हो गया, यदि मेरी साइड से आ रही हाँ हो माइक वैसे भी हमारे माइक से ही आ रही है। माइक एक बार ऑफ करके देखिए, एक बार ऑफ। हाँ तेरे से अब ही नहीं आ रही है, हाँ, अब नहीं आ रही। चलो, हो सकता है 81 तेरे में समझ में आ गया। ईयर प्लग से आ रही हो। जी 80 में 79 में हमने सर्टिफाइड कॉपीज पढ़ा, 81 में हमने पढ़ा गजट, और 81 ए में हमने इलेक्ट्रॉनिक गजट पढ़ा। बहुत आसान है, सीक्वेंस में आ रहा है। पहले आप न्यूज़पेपर होता है वैसे निकालोगे, आपके पास समय नहीं है तो आप इलेक्ट्रॉनिक निकाल दो, ठीक है, या आजकल जो चल रहा है वो। अब 82 इन्होंने फिर घुसा दिया, इंग्लैंड की बात कर रहा है ये, भाई इंग्लैंड वालों का राज था, ब्रिटिश का राज था, तो लगा दिया इन्होंने इंग्लैंड और लंदन। ठीक है, प्रिजम्पशन हैज टू डॉक्यूमेंट एडमिट इंग्लैंड विदाउट प्रूफ ऑफ सील और सिग्नेचर। अगर हमने कोर्ट के समक्ष कोई भी फॉरेन कंट्री का, यानी इंग्लैंड की बात कर रहा है, और आयरलैंड का कोई भी डॉक्यूमेंट हमने प्रोड्यूस कर दिया, तो वो कोर्ट के सामने एडमिसिबल होगा। ठीक है, लेकिन इस बात को हम ब्रेक कर सकते हैं जुडिशियल, फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड से। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रेरी हो गया ये वाला सेक्शन। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किस टाइप का ये वो है। कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट इसमें सेल्फ प्रिज्यूम करेगी, यानी किसी फॉरेन कंट्री से कोई भी डॉक्यूमेंट आ रहा है तो इंडियन का कोर्ट क्या होगा, वो मानेगा कि ये डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट के समक्ष हुआ है, कहीं से आया है, इंग्लैंड या आयरलैंड से, वो एडमिसिबल है। क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश का रूल था, ब्रिटिश शासक अपनी अपनी चलाते थे, अपने ही लोग नियुक्त करते थे। पढ़ा तो होगा तुमने साइमन कमीशन, साइमन वापस जाओ, सारे गोरे गोरे लोग रख लिए थे उन्होंने, अधिकारियों में कोई भी इंडियन नहीं थे। तो वही सारी चीजें थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे इन्होंने अपने हिसाब से दे दिया। तो भी जनरल किसकी बात कह रहा है कि इंग्लैंड या आयरलैंड से कोई भी डॉक्यूमेंट आया, सील होके, सिग्नेचर होके, तो वो वैलिड माना जाएगा। ऑफिशियल या जुडिशियल बंदे के अगर सिग्नेचर हैं तो भी वो वैलिड माना जाएगा। तो यही कहानी थी इसमें। तो आपको याद रखना है इंग्लैंड, 82 इंग्लैंड की बात करता है। ठीक है, 83 जो है मैप और प्लान मेड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, यानी किसी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने एक कोई पर्टिकुलर मैप और प्लान बना दिया, तो वो क्या होगा, वो कोर्ट मानेगी ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब मान लो किसी स्टेट गवर्नमेंट ने, राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, उसने बता दिया कि ये मैप है, इस मैप में इस रूट से इस रोड से सारे लोग जाएंगे, तो क्या होगा, वो वैलिड माना जाएगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है। ठीक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मैप और प्लान होगा, क्योंकि वो ऑथराइज्ड पर्सन है। सीएम और या सीएम हुआ या गवर्नर हुआ, उसने कोई भी अगर कोई अथॉरिटी मिली है उस काम को करने की, और वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस डॉक्यूमेंट को, यानी मैप और प्लान को, तो वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, हैंड रेज क्यों कर रही हो, क्या ये पूछना दोनों है? चली गई, ये दोनों अच्छा, चली गई। नेटवर्क इशू। कर लेते हैं इसको कंप्लीट, रिकॉर्ड देख लेंगी, लेक्चर रिकॉर्ड देख लेंगी। ठीक है, 84 जो है कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजन की बात करता है, कि जो भी लॉ के कलेक्शन है और रिपोर्ट्स हैं, डिसीजन के रिपोर्ट हैं, उनके प्रिज्यूम करने की बात करता है। यानी ये भी पर्टिकुलर बुक की बात कर रहा है। कोई भी बुक आपने प्रिंटेड है गवर्नमेंट अथॉरिटी के थ्रू, किसी भी कंट्री की, चाहे वो इंडिया की हो, फॉरेन कंट्री कोई भी हो, यूएसए है, जर्मनी है,
तो वो जो है बुक जो है प्रिंटेड है तो वो वैलिड मानी जाएगी, क्योंकि ऑथराइज्ड है, वो गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज्ड है। यहाँ पे वर्ड दिया गवर्नमेंट अथॉरिटी की बात हो रही है, यानी किसी प्राइवेट सेक्टर ने निकाल दी बुक, पब्लिश कर दी, तो वो ऑथराइज्ड हो गई। गवर्नमेंट बंदे के थ्रू जो बुक पब्लिश हुई है वो क्या होगी, वो बुक पब्लिश्ड जो है वो जेन्युइननेस की बात कर रहा है कि बुक जेन्युइननेस जो है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें एवरी बुक कंटेनिंग रिपोर्ट्स ऑफ कोर्ट डिसीजन। मान लो अगर मान लो कि किसी कोर्ट ने बोला है कि ये हमारा डिसीजन है कि इस डिसीजन के अकॉर्डिंग इस बुक का नाम ये रखा जाएगा, इस बुक का नाम ABCD रखा जाएगा, और वो बुक जब भारत में रिप्रेजेंट हो रही है तो वो उसमें क्या है, अगर किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के थ्रू हो रही है तो इंडिया भी मानेगी, ठीक है। गवर्नमेंट अथॉरिटी तुम्हारी ने अगर बोला है कि ABCD नाम होगा तो ABCD होगा, तो वो क्या है, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। अब इंडिया जाके पूछे कि ABCD क्यों ही रखा है, तो भैया उनका सेंट्रल गवर्नमेंट, उनकी स्टेट गवर्नमेंट, उनका जो रूल चलता है प्रेसिडेंशियल रूल, उन्होंने जो लगाया वो कर दिया, ठीक, उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, ठीक है। 85 बात कर रहा है पावर ऑफ अटॉर्नी की। अब उन दोनों को आ जाने दो, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एक्सप्लेन करना होता है काफी। 85, 86, ठीक है। यहाँ से हम आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। कोई कुछ ओके पूछना हो तो बताओ। नहीं, बस ये वो पूछ रही थी जो वो आप बता रही थी ना कि वो प्रॉपर्टी में से निकाल देते हैं, वो जैसे कि माँ बाप किसी केस में फंस जाता है लड़का, या फिर जैसे कि घरेलू हिंसा वगैरह का कोई मैटर है, तो वो लड़की लड़के से एलिमनी या फिर मंथली चार्ज ना ले, तो कुछ माँ बाप करते हैं ना, बेदखल कर देते हैं अपनी संपत्ति से अपने बच्चों की। वो भी उसी में आता है क्या, जो आप हाँ बता तो रही उस थी? टाइम पे तो वो उसी में ही आएगा, जब वो बाद में उसको एक्सेप्ट करके ले लें तब वो प्रूफ करेंगे बाद में। उस टाइम तो उनका टारगेट यही है ना कि अपने बच्चे को निकालेंगे ताकि उनको मंथली अलाउंस नहीं देना पड़े कि बच्चा बेचा तो हमारा कुछ भी करे। तो वो उस टाइम उस बचाव के लिए है, वो तो उस बंदे की सेफ्टी तो कर दिया, या उस लड़की की सैलरी बता दी, भैया ये तो नौकरी करती है हमारे तो वो बचाव है, वो मेंटेनेंस का बचाव है कि हम इसको मेंटेनेंस नहीं दे सकते ना, हम इंटरिम मेंटेनेंस देने की हालत में या परमानेंट मेंटेनेंस देने की हालत में। कुछ लोग अनसाउंड माइंड कर देते हैं अपने बच्चे को, बता देते हैं कि इसकी तो मेंटल कंडीशन ही खराब है, ये तो देने लायक ही नहीं है, और हम इसलिए ऐसा करते हैं, ठीक है। वैसे तो कर देते हैं, ठीक। ओके। चलो और ओके कुछ, जी, नहीं बस नहीं। ठीक, ठीक है, ओके, थैंक ठीक है। यू, ओके थैंक जी, यू, बाय। बाय।